Hello everyone, once again welcome back to our channel Adaptive Learning. Okay, so we have already started our topic, we have already started our chapter, that is chapter number 2 एंडोजेनेटिक मूवमेंट, जहां पर हमने पहले के दो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू एंडोजेनेटिक मूवमेंट पढ़ा. ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स. ठीक है, जिसके बेसिस पे जो जेनेटिक वेव्स है वो क्लासिफाई किए गए हैं. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द माउंटेन्स, जहां पर हमने माउंटेन के बारे में स्टडी किया, हमने ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ा. वी हैव लर्नड अबाउट द फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है, हमने कॉन्टिनेंट बिल्डिंग के ऊपर हमने स्टडी की. ठीक है, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर विथ सडन मूवमेंट, जहां पर हमने स्लो मूवमेंट में देखा था कि कैसे जो मूवमेंट्स होते हैं वो स्लोली अकर होने की वजह से माउंटेन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और कॉन्टिनेंट्स बनना स्टार्ट हो जाता है. अब हम देखते हैं कि सडन मूवमेंट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है. सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज सडन मूवमेंट. ठीक है, अब सडन मूवमेंट क्या होता है ना, व्हाट इज सडन मूवमेंट. ये जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये ऐसे मूवमेंट है जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से अकर होता है. ठीक है, और इनके जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इफेक्ट्स पढ़ा था, तो इनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि रैपिड होता है, काफी ज्यादा फास्ट होता है. और ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये मूवमेंट्स ओकेजनली अकर होता है, यानी कि ऐसे जो सडन मूवमेंट्स होते हैं ये मूवमेंट डेली अकर होने के चांसेस नहीं होते. ठीक है, दे अकर ओकेजनली. ठीक है, और जो इनके जो मूवमेंट्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, रैपिड होते हैं कंपेयर टू स्लो मूवमेंट. इसलिए ऐसे मूवमेंट को कहा जाता है सडन मूवमेंट, जिसे हम दूसरे नाम से हम रैपिड मूवमेंट भी बोला जाता है. ठीक है, रैपिड मूवमेंट मतलब क्या, ऐसे मूवमेंट जो कि बहुत ही फास्ट अकर हो रहा है. ठीक है, इनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो काफी जल्दी दिखते हैं हमें. ठीक है, इसलिए ऐसे मूवमेंट को हम रैपिड मूवमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा सडन मूवमेंट. व्हाट इज सडन मूवमेंट. सडन मूवमेंट इज नथिंग बट इट्स अ मूवमेंट, ठीक है, विच अकर्स ओकेजनली. ठीक है, इनका कोई टाइम नहीं होता, इनका पर्टिकुलर कोई बोलते हैं ना कि कभी भी ये अकर हो सकता है. ठीक है, और इनके अकर होने की वजह से जो इनके इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, डैमेज बहुत ज्यादा होता है और रैपिड टेक प्लेस होता है. तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं सडन मूवमेंट्स. ठीक है, जिनका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते हम, एक एस्टिमेशन भी हम इनका कर नहीं सकते. ठीक है, हम जस्ट एक रफ एस्टिमेशन कर सकते हैं और हम कुछ भी बोल नहीं सकते इनके बारे में कि ये कब आने वाले हैं और क्या डिस्ट्रक्टिव डैमेजेस अकर होगा. ठीक है, सो ऐसे मूवमेंट को क्या बोला जाता है, रैपिड मूवमेंट भी बोला जाता है. अब जो सडन मूवमेंट होता है, ठीक है, वो सडन मूवमेंट में दो चीजें होती है, एक तो होता है वोल्केनिक इरप्शन और दूसरा होता है अर्थक्वेक. ठीक है, ये दोनों के बारे में आपने इससे पहले भी कहीं बुक्स में पढ़ा होगा या तो आपने टेलीविजन में सुना होगा. ठीक है, कि पर्टिकुलर रीजन में अर्थक्वेक हो रहा है, पर्टिकुलर रीजन में वोल्केनिक इरप्शंस एक्टिव है. ठीक है, जिसके वजह से काफी सारे कॉन्टिनेंट्स डैमेज हो गए, ओशंस में वेव्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गए. ठीक है, टाइड्स आना स्टार्ट हो गए. तो अब ये जो सडन मूवमेंट है, ये सडन मूवमेंट की वजह से दो चीजें होगी. ठीक है, एक तो होता है वोल्केनिक इरप्शन, दूसरा होता है अर्थक्वेक. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वोल्केनिक इरप्शन एंड अबाउट दिस अर्थक्वेक बोथ इन डिटेल. ठीक है, जहां पर हम दोनों देखेंगे कि अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है. तो सबसे पहले हम अर्थक्वेक आज हम कवर कर लेते हैं, देन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम वोल्केनिक इरप्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक होता क्या है, अगर मैं दोनों वर्ड्स को अगर मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूं, तोड़ देता हूं, ठीक है, अर्थक्वेक को समझने के लिए. सो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट, एक ऐसा बोलते हैं ना कि एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा प्लैनेट, ठीक है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हम रहते हैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स है. ठीक है, सो अर्थ के बारे में हम ऑलरेडी हम जानते हैं. नाउ व्हाट इज क्वेक. क्वेक इज नथिंग बट अ लैंड शेक. क्वेक मतलब क्या होता है, लैंड शेक. ठीक है, तो ये होता है अर्थक्वेक. सो अर्थक्वेक क्या होता है, लैंड का शेक होना. ठीक है, वो होता है अर्थक्वेक. अब ये जो अर्थक्वेक होता है, ये अर्थक्वेक
के पीछे कोई रीजन होंगे, ठीक है। नाउ ये जो अर्थक्वेक होता है, ये अर्थक्वेक क्यों हो रहा है, ठीक है, वाई अर्थक्वेक अकर्स, ठीक है। सो अर्थक्वेक जो होता है, इनके पीछे जो राज होता है वो किसका होता है, जेनेटिक वेव्स का। कौन होता है वो, जेनेटिक वेव्स। जैसे कि हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जितने भी मूवमेंट्स होते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में, ठीक है, वो किसके वजह से होता है, वो जेनेटिक वेव्स के वजह से होता है। किसके वजह से होगा, जेनेटिक वेव्स के वजह से, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक वेव्स है ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में डेवलप होता है और इन्हीं जेनेटिक वेव्स की वजह से, ठीक है, हमें मूवमेंट्स के कुछ सर्टेन इफेक्ट्स देखने मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक ऐसे जेनेटिक वेव्स है, ठीक है, जो सडनली रैपिडली टेक प्लेस होता है, ठीक है, और ओकेजनली अकर होता है। और ये जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन मूवमेंट्स के वजह से अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन बेसिकली अकर होता है, ठीक है। सो अर्थक्वेक क्यों अकर होगा, अर्थक्वेक अकर होगा बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेव्स। अब ये जो जेनेटिक वेव्स है ना, इन जेनेटिक वेव्स को जियोलॉजिस्ट ने और भी काफी नाम दिए हैं, ठीक है, जियोलॉजिकली टर्म बोला गया है यहाँ पर, जिसे हम इन जेनेटिक वेव्स को सिस्मिक वेव्स भी कहा करते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, सिस्मिक वेव्स, ठीक है। बिकॉज ये जो जेनेटिक वेव्स होते हैं, अब आपको पता ही होगा पहले लेक्चर में हमने पढ़ा ही था, जेनेटिक वेव्स इज नथिंग बट इट्स एनर्जी, इट्स एनर्जी, ठीक है। हमारे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होने के वजह से, ठीक है, और उनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से और रॉक में मिनरल्स कंटेन होने की वजह से एंड ड्यू टू हीट, ठीक है, फैक्टर्स सच एज हीट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जब इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द क्रस्ट, तो ये कौन से ये जो ट्रैवल करता है तो ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। कैसे ट्रैवल करेगा, वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। इन वेव्स को हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स, ठीक है। जियोलॉजिकली टर्म में सिस्मिक वेव्स, बिकॉज जब स्टडी की गई, ठीक है, अर्थक्वेक के ऊपर कि अर्थक्वेक क्यों अकर हो रहा है, कैसे अकर हो रहा है, ठीक है, तो स्टडी करने के बाद जियोलॉजिस्ट ने एक पर्टिकुलर थियरी को भी नाम दिया है और इस पर्टिकुलर बोलते हैं ना कि अर्थक्वेक के जो पॉइंट्स है, ठीक है, उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को लेकर उन्होंने कुछ जियोलॉजिकली टर्म भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन किए हैं, ठीक है। सो हमें भी इस ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स को हमें बुक्स में यूज करना पड़ेगा, आंसर्स में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बोला है कि अगर आपको आंसर कन्वीनियंट बनाना है, इजी बनाना है, लिखना है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर, अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से क्या होगा कि आप आंसर फ्रेमिंग कर सकते हो, यू कैन फ्रेम ऑल द आंसर्स, ठीक है। और इन आंसर्स को फ्रेम करने के बाद आप और उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल कर सकते हो, ठीक है, और मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ये सारे ऐसे टॉपिक्स है जहां पर क्या करना है कि बोलते हैं ना कि इन टॉपिक्स के लिखने काफ़ी आंसर्स लिखने काफ़ी इजी होते हैं, बट प्रेजेंट करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, और ये प्रेजेंट करने के तरीके हमें आने चाहिए, ठीक है। अब कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। जब मैं स्ट्रक्चर को देखता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि कौन से क्या चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो क्रस्ट, ठीक है। अब आप क्रस्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हो, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, ठीक है, जहां पर आपने क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में स्टडी की है, ठीक है। बाय द वे एक स्मॉल रिकैप के लिए मैं बता देता हूं कि क्रस्ट के भी 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, जहां पर हमने पढ़ा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रस्ट, वन इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड अनदर वन इज ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर इट्स अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये सारे जो है पार्ट ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, और ओशियानिक क्रस्ट वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये वाले पार्ट ओशियानिक क्रस्ट है। व्हाट इज ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट इज नथिंग बट जहां पर वाटर बॉडी लाई करता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर पार्ट क्या होता है, ओशियानिक क्रस्ट होता है, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर आई हैव ड्रॉन
माउंटेन्स, ठीक है, मैंने माउंटेन्स ड्रॉ किए हैं, कॉन्टिनेंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह। हालांकि मैं ड्राइंग में इतना काफ़ी भी अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। देन टू मैंने कोशिश की है कि वो ऐसा तो स्ट्रक्चर मैंने बना ही लिया है कि हमें वो इजीली समझ में आ सके, ठीक है, बिकॉज हम थियोरी पढ़ रहे हैं, कोई ड्राइंग क्लास नहीं है, ठीक है। सो आप देख सकते हो माउंटेन्स दिख रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देन आप नेक्स्ट टू द क्रस्ट आप देख सकते हो मेंटल, देखिए जहां पर हमने पढ़ा था मेंटल के अंदर भी सब 2 डिविजन्स होते हैं। हमने पढ़े थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंटल, ठीक है, 2 सब डिविजन्स ऑफ मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मेंटल है। ओके, सो ये जो कंसेप्ट है, सॉरी, ये जो कंसेप्ट है अर्थक्वेक का, ठीक है, सो जितने भी जेनेटिक वेव्स होते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, वो सारे के सारे मेंटल से ही होती है। अब जो अर्थक्वेक आता है तो स्टोरी हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है। अर्थक्वेक जब आता है तो मेन जो हीरो होता है हमारा, उसका एंट्री जो होता है वो कहाँ से होता है, ठीक है, वो होता है मेंटल से। कहाँ से होगा? मेंटल से होगा। अब होता क्या है कि ड्यू टू मिनरल्स, ठीक है, कंटेंट इन द रॉक, ठीक है, रॉक के मिनरल्स की वजह से, ठीक है, ड्यू टू हीट, ठीक है, इंटीरियर पार्ट में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे क्या होगा, हीट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू हीट, ठीक है, और ड्यू टू मिनरल्स इन द रॉक, ठीक है, रॉक के अंदर की मिनरल्स होने की वजह से और अंदर हीट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये क्या होगा, मेंटल के अंदर, इस लेयर के अंदर ट्रैप्ड है, ठीक है, फंसा हुआ है वो, तो इसके अंदर क्या होने लगेगा, वो एनर्जी गोल 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 घूमेगा, ठीक है। क्यों गोल गोल घूम रहा है? बिकॉज ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है मेंटल लेयर को क्रॉस करके, बट एनर्जी स्टिल एक बोलते हैं ना कि एक छोटा सा एनर्जी है, ठीक है, इतना उसका पावर नहीं है कि वो बाहर की तरफ निकल सके, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस होकर उस पर्टिकुलर लेयर में वो सर्कुलेशन कर रहा है, ठीक है। अब इसके जो कंसेप्ट होते हैं ना, ये आप देख सकते हो कि प्रेशर कुकर और बलून जो होता है उसके थ्रू, ठीक है। अब मान लो मेरा बर्थडे है, ठीक है, तो मुझे अभी बलून मुझे लगाना है, ठीक है, मुझे डेकोरेशन करना है, मुझे बलून लगाना है। अब मैं बलून को जब मैं फुगाता हूँ, ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एयर जो है, ठीक है, ऑक्सीजन है और जो एयर है जो भी है, ठीक है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, बलून के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर बलून के लेयर के अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वही मॉलिक्यूल्स बाहर आने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो जाएंगे और उस पर्टिकुलर लेयर के अंदर रोटेट होना, सर्कुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर ध्यान दो, जब वो सर्कुलेट करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर जब वो गोल 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 घूम रहे हैं, अब होगा क्या कि ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है ये बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक सर्टेन लिमिट तक, जब तक मैं उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूं, वो क्या कर रहा है, वो जब तक उसका लिमिट, बलून का लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है, उसके अंदर वो एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो जो एयर मॉलिक्यूल्स है जो ट्रैप हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, वी हैव लर्नड अबाउट द पीएनटी, है कि नहीं, जहां पर हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ही हमने पढ़ा अबाउट द पीएनटी, प्रेशर एंड टेंशन। तब हो क्या रहा है, ये बलून के अंदर जैसे ही एयर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को बाहर आना है। अब वो बाहर कैसे आएगा, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, यानी कि मैं उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स डालते जा रहा हूँ, एयर मॉलिक्यूल्स डालते जा रहा हूँ, और क्या होते जा रहा है, उस पर्टिकुलर बलून में मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते जा रहे हैं और प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है। अब जैसे ही एक सर्टेन लिमिट खत्म हो जाएगा, क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, फट जाएगा बलून, बराबर कि नहीं। तो वैसे ही सेम केस होता है हमारे अर्थक्वेक में भी। अब अर्थक्वेक में भी कैसा होता है कि ये जो जेनेटिक वेव्स, विच इज नथिंग बट इट्स अ सिस्मिक वेव्स, ठीक है, ये जो जेनेटिक वेव्स है ये क्या होंगे कि एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये जो एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी क्या होता रहेगा, सर्कुलेशन होता रहेगा इस पर्टिकुलर लेयर के अंदर ही, मेंटल के अंदर ही वो क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है,
ठीक है। अब ये जो सर्कुलेशन किया हुआ एक जैसे ही सर्टन लिमिट क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और एनर्जी फटकर अर्थ सरफेस के टुवर्ड्स भागेगा। समझ रहा है? सो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी कि एनर्जी जब प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और वो प्रोड्यूस होके मेंटल में एक्सप्लोजन हो रहा है, सो एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो एक्सप्लोजन होगा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट से एक्सप्लोजन होगा एनर्जी, ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस या तो हम उसे बोल सकते हैं फोकाई, ठीक है, जियोलॉजिकली टर्म में हम उसे फोकाई भी बोलते हैं। जहां पर फोकस और फोकाई क्या होता है, इट्स अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा स्पॉट जहां से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है। अब जैसे ही ये एनर्जी एक्सप्लोजन होगा और रिलीज होगा, क्या होगा, ये सारे के सारे एनर्जी अर्थ के टुवर्ड्स बढ़ेंगे और अर्थ क्रस्ट की तरफ आएंगे। जैसे ही अर्थ क्रस्ट पे ये टकराएंगे, क्या होगा, लैंड का शेक होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब एनर्जी का रिलीज होना और एक्सप्लोजन होगा, सो क्या होगा, लैंड को वो पूरी तरीके से हिला देगा, और जिसे हम कुछ नहीं बोलते हैं, यही है हमारा अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये था बेसिकली कंसेप्ट। जैसे अगर आप और भी फॉर एग्जांपल अगर आपको लेना है तो आप ले लो प्रेशर कुकर का। सेम प्रेशर कुकर में भी सेम होता है कि वो जो वेसल होता है ना, वेसल प्रेशर कुकर में वो क्यों लगाया जाता है, बिकॉज जो स्टीम होता है हीट के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है, वो स्टीम को बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो स्टीम से स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये स्टीम बाहर नहीं जाएगा और ये प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर क्रिएट करता रहेगा, ठीक है, सो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, ब्लास्ट हो जाएगा प्रेशर कुकर, विच इज वेरी 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 डेंजरस। ओके, तो यही चीजें हैं हमारे अर्थक्वेक में भी, कि एक सर्टेन इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ यानी कि अपर मेंटल में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद एक सर्टेन लिमिट तक वो उसे अपहोल्ड करके रखता है, वो होल्ड करके रखता है। जैसे ही पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, फोकाई से वो एक्सप्लोज होके, ठीक है, एक्सप्लोजन होके वो टुवर्ड्स अर्थ क्रस्ट बढ़ता है, और जिस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस पे वो पहले जाकर टकराता है, जिस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस पे वो पहले जाकर टकराएगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा वो क्या है, इट्स नथिंग बट इट्स अ एपीसेंटर, इट्स अ एपीसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। एपीसेंटर क्या होता है, एपीसेंटर हमेशा फोकाई से 90 डिग्री के एंगल में होता है, जस्ट एग्जैक्ट 90 होता है वो, जहां पर क्या करता है, एपीसेंटर इज नथिंग बट इट्स अ पॉइंट, इट्स अ स्पॉट, ठीक है, जहां पर कैसा होता है कि वो सबसे पहला स्पॉट है जहां पर वेव्स जाकर, जेनेटिक वेव्स जाकर टकराए थे, और जब वो टकराए वहां पे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्पॉट से ही वो स्कैटर होना स्टार्ट हो गए। तो ये था हमारा अर्थक्वेक, ठीक है। अब ये जो अर्थक्वेक है, ये अर्थक्वेक के अर्थक्वेक के झटके जो होते हैं वो हमें हर वक्त पे हमें महसूस होते हैं, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा न्यूज़ एंड टेलीविजन पे कि ये जो अर्थक्वेक होता है, इन अर्थक्वेक के जो झटके होते हैं वो रुक रुक कर भी कभी कभी आते हैं। क्यों? बिकॉज हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जेनेटिक वेव्स यानी कि ये जो सेस्मिक वेव्स है, ये सेस्मिक वेव्स 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। और वो कौन से हैं? प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। आप देख सकते हो स्ट्रेट वाला लाइन डिनोट कर रहा है प्राइमरी वेव्स को, है कि नहीं, और जो वेव लाइक स्ट्रक्चर है वाला है वो डिनोट कर रहा है सेकेंडरी वेव्स को, और सबसे टॉप पे जो लाइन है वो डिनोट कर रहा है किसको? सरफेस वेव्स को। सो हमारे वेव्स जो सेस्मिक वेव्स हैं, ये सेस्मिक वेव्स 3 टाइप के हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। अब इन कंसेप्ट को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स के टुवर्ड्स बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि हमारे अर्थक्वेक, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस के ऊपर भी हम काफ़ी अच्छे वीडियोस लाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अर्थक्वेक के ऊपर एक वीडियो देख लीजिए,
ठीक है, जिसके थ्रू आपको कंसेप्ट जो होगा वो और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं। An earthquake takes place when two blocks of the earth suddenly slip past one another. The surface where the slip is called a fault place. The location below the Earth's surface where the earthquake starts is called the hypocenter, and the location directly above it on the surface of the Earth is called the epicenter. Sometimes an earthquake has four shocks. These are smaller earthquakes that happen in the same place before a large earthquake takes place. The largest main earthquake is called the main shock. Main shocks are always followed by aftershocks that occur in the same place and can continue for weeks, months, and even years. What causes earthquakes and where do they happen? The Earth has four major layers: the inner core, outer core, mantle, and crust. The crust and the top of the mantle make up a thin skin on the surface of our planet. But this skin is not all in one piece. It is made up of many pieces covering the surface of the Earth. These pieces are called tectonic plates, and the edges of the plates are called the plate boundaries. These pieces keep moving around slowly, sliding past one another and bumping into each other. These plate boundaries are made up of many faults, and most earthquakes around the world occur on these faults. Why does the earth shake when there is an earthquake? While the edges of the faults are stuck together and the rest of the block is moving, the energy that would normally cause the blocks to slide past one another is being accumulated. When the force of the moving blocks finally overcomes the friction of the jagged edges of the fault, it breaks free and all that stored up energy is released. The seismic waves shake the earth as they move through it, and when the waves reach the earth's surface, they shake the ground and anything on it, like our houses and us. The energy radiates outward from the faults in all directions in the form of seismic waves like ripples in a ओके, था ना काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो अब आप लोगों को ये जो अर्थक्वेक है, ये अर्थक्वेक के बारे में काफी अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक खत्म नहीं होता है, हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ, जहां पर हम अब जेनेटिक वेव्स के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा जेनेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो जेनेटिक वेव्स है, ये जेनेटिक वेव्स के क्या अपने अपने अलग अलग फीचर्स है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था वेरी फर्स्ट लेक्चर में कि जब हम अर्थक्वेक के बारे में डील करेंगे और अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करेंगे तो उस वक्त पे हम प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब वो बारी आ चुकी है, ठीक है, जहां पर आपने वीडियोस भी अब देख लिया है, आपको अब कंसेप्ट भी काफी ज्यादा क्लियर हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं जेनेटिक वेव्स। नाउ अगेन आई रिपीट, वापस से एक चीजें बोलना चाहूंगा कि जेनेटिक वेव्स इज नथिंग बट इट्स अ एनर्जी, ठीक है, जो कि कहाँ प्रोड्यूस होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में प्रोड्यूस होता है। और ये जो जेनेटिक वेव्स होते हैं, इन जेनेटिक वेव्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स। इन जेनेटिक वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स भी कहा करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक वेव्स जो होता है, वो जेनेटिक वेव्स एक्चुअली उन्हें वेव्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जो एनर्जी होती है जब प्रोड्यूस होके मेंटल से, जब इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से टुवर्ड्स द अर्थ क्रस्ट जब बढ़ता है, तो होता क्या है कि ये जो वेव्स होते हैं, ये इन द फॉर्म, ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक एक करके, वन बाय वन करके कि क्या होता है। सो जेनेटिक वेव्स आर क्लासिफाइड
into three types. एक होता है प्राइमरी वेव्स, दूसरा होता है सेकेंडरी वेव्स एंड तीसरा होता है सरफेस वेव्स. अगेन आई रिपीट, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. ओके, अब हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइमरी वेव्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय P waves. प्राइमरी वेव्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय P waves. सबसे पहला पॉइंट मेरा इधर ही बन जाता है कि प्राइमरी वेव्स जो होता है वो P waves हैज अ P waves डिनोट करते हैं हम. ठीक है. नाउ सेकेंडरी वेव्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय S waves, whereas सरफेस वेव्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय L waves. समझ रहा है? तो ये चीज याद रखनी है. तो सबसे पहला पॉइंट ये बन रहा है हमारा प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव. PSL, PSL, PSL. ठीक है, ये ऐसे हमें याद रखना है. नाउ व्हाट इज प्राइमरी वेव्स? लेट्स डिस्कस अबाउट द प्राइमरी वेव्स इन डिटेल. नाउ प्राइमरी वेव्स को वर्ड पे ध्यान दीजिए. प्राइमरी क्यों कहा गया है? व्हाई प्राइमरी? कुछ और क्यों नहीं बोला है? बिकॉज प्राइमरी का मतलब होता है इनिशियल. क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है इनिशियल, यानी कि ये जो वेव्स होते हैं ये वेव सबसे पहले जाकर अर्थ सरफेस से टकराते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं, इसलिए इन वेव्स को बोला जाता है प्राइमरी वेव्स, इनिशियली. ठीक है. अब ये जो प्राइमरी वेव्स हैं जो सबसे पहले जाकर टकराते हैं, तो सबसे मेन फीचर उनका क्या होगा? वेलोसिटी, है कि नहीं? वेलोसिटी इन द सेंस स्पीड. इनका जो स्पीड होगा वो कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है. ठीक है, यानी कि जब प्राइमरी वेव्स ट्रैवल कर रहा है तो सबसे पहला स्पॉट होकर जो वेव्स निकलेगा वो होगा प्राइमरी वेव्स. और ये जो प्राइमरी वेव्स है ये अर्थ सरफेस पे जैसे ही टकराएंगे, अर्थ सरफेस पे जैसे ही टकराएंगे, ठीक है, वहां से ये अपना अपना डायरेक्शन में मूव ऑन होना स्टार्ट हो जाएंगे और इनका स्पीड काफी ज्यादा होता है, इनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है. देन आगे देखते हैं आगे क्या बोला है. प्राइमरी वेव्स को नेक्स्ट पॉइंट से हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रेडियल डायरेक्शन. तो प्राइमरी वेव्स एक ऐसे वेव्स है जो रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं. नाउ व्हाट इज रेडियल डायरेक्शन? तो रेडियल डायरेक्शन यानी कि क्या? रेडियल डायरेक्शन जैसे कि सन जो होता है, सन का लाइट अगर मैं पर्टिकुलर जगह से अगर सनलाइट अगर सनराइज होता है, ठीक है, तो उसके जो रेज होते हैं वो हर पर्टिकुलर कोने कोने तक पहुंचते हैं. क्यों? बिकॉज उसके जो रेज होते हैं वो ट्रैवल करते हैं हमेशा रेडियल डायरेक्शन में. रेडियल डायरेक्शन इज नथिंग बट कि हर एक पर्टिकुलर जगह पर स्प्रेड होना, स्कैटर होना. ठीक है. सो प्राइमरी वेव्स आर दोज वेव्स, ठीक है, विच ऑलवेज ट्रैवल इन अ रेडियल डायरेक्शन, ऑलवेज ट्रैवल इन अ रेडियल डायरेक्शन. देन आगे क्या बोलता है? प्राइमरी वेव्स आर ऑलवेज मूव फॉरवर्ड इन बैकवर्ड. ठीक है, द मूवमेंट ड्यू टू प्राइमरी वेव्स, द मूवमेंट ऑफ द ग्रेन्स, स्टोन्स, पेबल्स, ठीक है, एंड लैंड मास, ठीक है, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. वाई? बिकॉज ऑफ दिस प्राइमरी वेव्स. यानी कि ये जो प्राइमरी वेव्स है जब ये ट्रैवल करते हैं रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है, सो क्या होता है कि जो लैंड में जो स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होता है, ग्रेन्स होता है और जो लैंड मास होता है वो क्या करता है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है. जहां पर क्या करेगा कि लैंड शेक होना स्टार्ट हो जाएगा और लैंड शेक जो होगा वो कैसा होगा? ऐसे कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड. ठीक है. सो ये ऐसा इनका मूवमेंट होगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का, प्राइमरी वेव जब ट्रैवल करेगा तो. ठीक है. देन when we are talking about the primary waves are always travel through through all the mediums. ठीक है, जहां पर क्या करता है कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में डिफरेंट लेयर्स है. इन डिफरेंट लेयर्स की वजह से, ठीक है, ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, बिकॉज हम बोलते हैं ना कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट सॉलिड इन स्टेट में है. अब हम मेंटल की बात करते हैं, ठीक है, तो अपर मेंटल जो है वो अपर मेंटल सॉलिड इन स्टेट में है. वेयरएज जब मैं बोलता हूं कि लोअर मेंटल, सो लोअर मेंटल इज इन लिक्विड इन स्टेट. व्हाई इट इज लिक्विड इन स्टेट? बिकॉज ऑफ द हीट. ठीक है, तो इसलिए जो रॉक है वो रॉक मेल्टेड फॉर्म में है, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में है. ठीक है, विच इज नथिंग बट इट्स लावा. ठीक है. सो हम वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम पे और भी अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे.
ठीक है। तो कैन ट्रेवल ऑल मीडियम, यानी कि प्राइमरी वेव्स एक ऐसे वेव्स हैं जो ईच एंड एवरी मीडियम से ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि वो इतने एनर्जेटिक है कि वो रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, एंड ईच एंड एवरी, यानी कि वो लोअर मेंटल को भी क्रॉस करके कोर तक वो जा सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट टू द प्राइमरी वेव्स इज सेकेंडरी वेव्स। अब जो दूसरा जो हीरो आ रहा है हमारे कहानी में, ठीक है, सबसे पहला वाला जो था वो प्राइमरी वेव्स था। ठीक है। प्राइमरी वेव्स के बाद अब नेक्स्ट जो आता है वो है सेकेंडरी वेव्स। ठीक है। अब सेकेंडरी वेव्स की एंट्री यहां से स्टार्ट हो जाती है। अब देखो सेकेंडरी वेव्स क्यों बोला है, अगेन सेकेंडरी इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज ये फर्स्ट नहीं होते, इनिशियल नहीं होते, यानी कि ये दूसरे नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट टू प्राइमरी वेव्स, जो वेव्स पहुंचता है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस वो होता है सेकेंडरी वेव्स। ठीक है। सो ये नेक्स्ट पहुंचते हैं, ये प्राइमरी वेव्स के बाद पहुंचते हैं। सो कंपेयर टू द प्राइमरी वेव्स इनकी वेलोसिटी कैसी होगी, लेस होगी, कम होगी। ठीक है। सो इनकी जो वेलोसिटी होती है, द वेलोसिटी ऑफ दिस सेकेंडरी वेव इज वेरी लो कंपेयर टू प्राइमरी वेव्स। ठीक है। देन द स्टोन्स, पेबल्स एंड लैंड मास, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द स्टोन, पेबल्स, ठीक है, ग्रेन्स, ठीक है, एंड लैंड मास इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है। यानी कि जब सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल करता है इंटीरियर पार्ट से अर्थ क्रस्ट के टूवर्ड्स, ठीक है, तो लैंड का शेक कैसा होगा, अप एंड डाउन। ठीक है। कैसा होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वेयरएज प्राइमरी वेव्स में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहा था, ठीक है, और सेकेंडरी वेव्स में कैसे जा रहा है, अप एंड डाउन जा रहा है। ठीक है। देन सेकेंडरी वेव्स कैन ट्रैवल ओनली सॉलिड मीडियम। अब यहां पर सेकेंडरी वेव्स वीक होने की वजह से, अब सेकेंडरी वेव्स के थ्रू ट्रैवल करने की वजह से, आपने देखा होगा कि डायग्राम में, फिगर में, स्ट्रक्चर में, कि जहां पर वेव्स जो है ये वेव्स ऐसे ट्रैवल करते हैं। ठीक है। प्राइमरी वेव स्ट्रेट जाता है, इसलिए ये रेडियल डायरेक्शन में मूव होता है। सिंस ये जो वेव्स होते हैं सेकेंडरी वेव्स, ये कुछ वेव्स के स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो इसलिए लैंड मास जो होता है वो अप एंड डाउन मूव होता है बिकॉज ऑफ द वेव्स। ठीक है। और ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही ट्रैवल कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी ट्रैवल थ्रू एनी लिक्विड मीडियम, यानी कि लोअर मेंटल के आगे ये नहीं जा सकता, इवन लोअर मेंटल को भी ये क्रॉस नहीं कर सकते ये वेव्स। ठीक है। सो दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव तो होगा ही, क्यों होगा, बिकॉज अगर हम लैंड अगर एक बार फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहा है, सो हम वो धक्के को हम बैलेंस कर सकते हैं एक बार, जैसे हम बस में, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, सो कभी कभी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यानी कि वो जो धक्का लगता है उसे भी हम बैलेंस कर लेते हैं। बट अगर मैं बोलता हूँ अप एंड डाउन का, सो आप वो चीजें आप बैलेंस ही नहीं कर सकते। ठीक है। अप एंड डाउन अगर मूवमेंट होगा लैंड, तो आप अपने आप को कैसे बैलेंस करोगे। तो इट्स मोर डिस्ट्रक्टिव, ज्यादा करके कॉन्टिनेंट्स और जो ओशंस में जो वेव्स, बड़े बड़े जो टाइड्स क्रिएट होते हैं, वो इन सेकेंडरी वेव्स की वजह से ही ट्रैवल होता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं लास्ट वाले पे। ठीक है, सरफेस वेव्स पे। ठीक है, लास्ट वन इज माय फेवरेट बिकॉज सबसे कम पॉइंट्स इसके अंदर है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, उसके भी कंसेप्ट काफी अच्छे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। नाउ सरफेस वेव्स, वर्ड से ही पता चल रहा है, सरफेस यानी कि ऐसे जेनेटिक वेव्स, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, सरफेस पे ट्रैवल कर रहे हैं अर्थ के। यानी कि क्या होता है, देखो पहला पॉइंट बोला है ट्रैवल सरकमफेरेंस, यानी कि जो अर्थ, ठीक है, जो अर्थ के जो सरफेस होते हैं, सरकमफेरेंस होता है, उन सरकमफेरेंस पे ये वेव्स जाकर ट्रैवल करते हैं, यानी इंटीरियर पार्ट से ये निकलते हैं और उस पर्टिकुलर जगह पर सरफेस पे टकराकर सरफेस पे ही ये क्या करते हैं, ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो ये होते हैं सरफेस वेव्स। ठीक है, जो सर्कमफेरेंस पे ट्रैवल करते हैं। अब सर्कमफेरेंस आप जानते ही हो, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा ही है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सर्कल का जो आउटर बाउंड्री है वो। देन सरफेस वेव्स कैन ट्रैवल अलोंग द क्रस्ट, यानी कि ये जो पर्टिकुलर जो सर्कमफेरेंस पे ट्रैवल करेगा, ये पार्ट जो होगा ये क्रस्ट वाले पार्ट पे ही ट्रैवल करेगा, यानी कि वापस से एक बार स्पॉट होने के बाद, एपिसेंटर से स्कैटर होने के बाद ये वापस टुवर्ड्स इंटीरियर नहीं आएगा। ठीक है, सो क्रस्ट के साथ ही अलोंग द क्रस्ट ये भी क्या करेंगे, ट्रैवल करते रहेंगे। देन सरफेस वेव्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब ये कंसेप्ट को समझो कि सरफेस वेव हाईली डिस्ट्रक्टिव क्यों है। ठीक है, अब देखो जब मैंने प्राइमरी वेव्स की बात की, ठीक है, इन केस ऑफ प्राइमरी वेव्स, ठीक है, यानी कि पी वेव्स, ठीक है, तो पी वेव्स में क्या हो रहा था कि जो लैंड मास था वो मूवमेंट उसके कैसे थे,
फॉरवर्ड था एंड बैकवर्ड था। सेकेंडरी वेव्स यानी कि एस वेव्स का जो लैंड मास का मूवमेंट था वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का था। अब जो सरफेस वेव्स है यानी कि एल वेव्स जो है, अब देखो ये एल वेव्स, ठीक है, एल वेव्स जो है, एल वेव्स का मूवमेंट कैसा है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। जहां पर क्या कर रहे हैं, ये जो वेव्स है इनके वजह से लैंड फॉरवर्ड भी मूव हो रहा है, बैकवर्ड भी मूव हो रहा है, अपवर्ड भी मूव हो रहा है, डाउनवर्ड भी मूव हो रहा है, चारों तरफ से मूवमेंट हो रहा है, यानी कि पूरी जो धरती है, जो लैंड मास है वो पूरी तरीके से हिल रहा है, ठीक है। सो ऐसे में बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। एक बार चलो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के लिए भी हम बैलेंस कर लेंगे, बट अगर मैं सरफेस वेव्स की बात करता हूं सो आप यहां पर बोलते हैं ना कि बैलेंस ही नहीं कर पाओगे, इट्स वेरी टफ, ठीक है। सो ये इसलिए इन्हें बोला जाता है हाईली डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। जेनेटिक वेव्स देखो, कोड वर्ड में पढ़ना स्टार्ट करो, समझ रहा है। और ये जो मैंने फिगर बनाया है ना, इन बॉक्सेस को बना के रखो कि इजीली आप पेपर को भर सको। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज है, इन्हें भरना है, ठीक है। और ऐसे भरना है मतलब ऐसे नहीं कि पूरी भगवत गीता लिख देनी है, नहीं। अब भरना है तो इसका मतलब एक प्रेजेंटेबल एक मैनर में लिखना है, ठीक है। मॉडरेटर्स जो होते हैं, अब हम 9th स्टैंडर्ड में हैं, नेक्स्ट ईयर हम 10th में जाएंगे, तो क्या करना है, अब प्रेजेंटेशन में ज़्यादा स्किल डेवलप करना है, ठीक है। एक लेक्चर लूंगा, हालांकि मैं एक लेक्चर लेने वाला हूं एडेप्टिव पे, जहां पर मैं बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन अपने सोशल स्टडीज को कैसे की जा सकती है और मार्क्स कैसे इजीली गेन किए जा सकते हैं, ठीक है। सो याद रखो PSL, ठीक है, PSL, प्राइमरी सेकेंडरी सरफेस, प्राइमरी सेकेंडरी सरफेस। सो दिस आर दी जेनेटिक वेव्स। समझ में आया? सो होप आप लोगों को आज का कंसेप्ट जो है अर्थक्वेक का और ये जो जेनेटिक वेव्स का है काफी इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक जो हम कल स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा वोल्केनिक इरप्शन। मेरा अपकमिंग जो वीडियो होगा वो वोल्केनिक इरप्शन पे होगा और देन वी आर एट द एंड, एट लास्ट वी आर डन विद द चैप्टर, ठीक है। जहां पर हम वोल्केनिक इरप्शंस में भी मैं काफी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा, जैसे आज हमने वीडियोस देखे वैसे हम और भी अच्छे तरीके से वीडियो लाएंगे। अब मेरा वही डायलॉग, वही चीजें वापस से रिपीट कि बुक्स खोलिए, स्टडी कीजिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर नोट्स बनाइए, इसका अच्छे से नोट्स बनाने के बाद कोई भी अगर टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट्स है, इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दी टॉपिक्स, ठीक है, या कोई भी आज के लेक्चर में कोई कंसेप्ट नहीं समझा होगा, ठीक है, प्लीज मेंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।